हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपको हमारे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पर आपको कोशिश की गई है एक्सप्लेन करने की कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है एटम। इस टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एटम को और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे स्पेशल कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे जेई के अंदर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक बात करी थी कि ये हमारे पास एक पोर्शन है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और ये पार्टिकल्स भी किसी लास्ट फंक्शन तक तो जाते ही होंगे। दैट मीन्स कि पार्टिकल्स का भी कुछ ना कुछ तो लास्ट स्टेट होगा। मीन्स एक ऐसी स्टेट जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती। इस एरिया को अगर डिवाइड करना शुरू करें तो सबसे पहले हम पार्टिकल की स्टेट पर आएंगे और पार्टिकल की स्टेट से तोड़ते 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 हम एटम की स्टेज पर आ जाएंगे। ये कहा गया कि जब किसी भी मैटर को तोड़ा जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो मैटर और डिवाइड नहीं हो पाएगा, और उस पोजीशन को ही नाम दिया गया एटम। दैट मीन्स एक ऐसी स्टेज ऑफ मैटर जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ वेट है, एंड जो लास्ट स्टेज है किसी भी मैटर की। मीन्स इससे ज़्यादा कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता। ये हमारे एटम की बात करी गई। जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में स्टडी करी तब ये बात कही गई कि ये जो एटम है ना, ये स्फेरिकल है। क्या कहा गया? ये स्फेरिकल है। एटम को स्फेरिकल कहा गया। और ऐसा क्यों कहा गया? बच्चे, जब हम किसी भी छोटी चीज़ को, जब हम किसी भी पार्टिकल को बहुत छोटे लेवल पर ले जाते हैं तो बहुत छोटे लेवल पर जाने पर वो ऑटोमेटिकली स्फेरिकल शेप के अंदर आ जाती है। मीन्स जब हम इस लेवल तक जाते हैं, एटम के लेवल तक जाते हैं, तो हमें जो शेप दिखती है, जो शेप मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप ही मिलेगी। दैट मीन्स एटम की जो शेप बताई गई वो स्फेरिकल शेप बताई गई। मीन्स इसको देखा गया होगा तभी इसकी शेप को बताया गया। साइंटिस्टों ने जिस माइक्रोस्कोप के थ्रू हमारे एटम के बारे में रिसर्च करी वो था हमारा STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो जो ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप था, इसने हमारे एटम को देखा और इसकी 3D स्ट्रक्चर को स्फेरिकल घोषित कर दिया कि जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल इन शेप है। और बेसिकली जब भी हम किसी स्मॉल चीज़ को, जब भी कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट है, जिसका बहुत कम वॉल्यूम है, वो बहुत छोटी है, ऐसी जब भी हम किसी चीज़ को देखेंगे उसकी शेप हमेशा हमें स्फेरिकल ही मिलेगी। इसी वजह से जो एटम की शेप बताई गई वो स्फेरिकल बताई गई। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकलता है। बेसिकली जेईई में 1 से 2 बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ये बात कही गई कि किसी एटम का वॉल्यूम क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? किसी एटम का वॉल्यूम क्या होगा। आप क्या कह रहे हैं? ये जो एटम है ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मीन्स इसका कुछ रेडियस होगा। स्फेरिकल का मीन्स क्या है? इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। रेडियस का मीन्स क्या? हम इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम लगा सकते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। अगर हमें किसी एटम का वॉल्यूम निकालना है और हमें रेडियस गिवन है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं।
ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके जेई के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है। जब जेई ये पूछता है गिवन एटम की जिसकी रेडियस समथिंग है XYZ, उसकी डेंसिटी क्या है। वॉल्यूम वाले कंसेप्ट को तो बहुत ही ज़्यादा रेयरली टच करा गया है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पोर्शन से वो डेंसिटी के बारे में पूछे गए हैं। क्या कहा गया, डेंसिटी बतानी है आपको गिवन एटम की जिसकी रेडियस XYZ है। तो डेंसिटी क्या होती है, फिजिक्स के अंदर आप सबने पढ़ा डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम यहां डेंसिटी किसका पढ़ रहे हैं, एटम का। तो एटम का डेंसिटी है तो मास भी किसका, एटम का, और वॉल्यूम भी किसकी, एटम की। अब मास आपको एटम देखकर पता लग जाएगा। मान लीजिए हीलियम की बात करी, हीलियम का मास आप सबको पता है। सोडियम की बात करी, सोडियम का मास सबको पता है। मींस मास तो हमें पता है, पर गड़बड़ कहाँ हो रही है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम के लिए आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। आपको जो भी एटम दिया होगा उस एटम की रेडियस गिवन होगी, उसको यहाँ यूज करेंगे और यहाँ यूज करके आप इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। लाइक एज अब तक की जो एटम की रेडियस को बताया गया है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये एटम की रेडियस है। और अब हर एटम की डिफरेंट रेडियस होती है। एटम जितना बड़ा होगा रेडियस उतनी ज़्यादा होगी, एटम जितना छोटा होगा रेडियस उतनी छोटी होगी। पर सबसे स्मॉलेस्ट एटम जिसको हम बेसिकली हाइड्रोजन कह देते हैं, उसकी हमारी रेडियस मीटर्स के अंदर ये है। क्या कहा मैंने कि अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो पहले आपको वॉल्यूम चाहिए। हमारे पास रेडियस वो रही, हाइड्रोजन के हिसाब से रेडियस ये है। रेडियस को अगर मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगी। मास 1 है, उसको 1 से डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ गई। दैट मीन्स कि अगर जेई के अंदर आपसे डेंसिटी के कंसेप्ट से बात करी जाए कि गिवन एटम की रेडियस ये है, इसकी डेंसिटी बताइए, तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए इस कंसेप्ट को यूज करना है। बच्चा घबरा जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि डेंसिटी कैसे निकाल ले, वॉल्यूम कैसे निकलेगी। तो हमने क्या कहा, स्मॉलेस्ट चीज जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं वो भी कौन सा, जो एटम को दिखा रही है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देख रहे हैं तो हमें एटम कैसा दिख रहा है, स्फेयर। तो स्फेयर दिखते ही हमें पता लग गया कि वॉल्यूम भी स्फेरिकल वाला लगेगा और हमारी डेंसिटी निकालने के लिए वहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा। दैट मीन्स कि डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला लगाइए और डेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आप सब जानते हैं ये जो एटम है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। मीन्स जो हमारा एटम है मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मे और मे नॉट का मीन्स क्या है, अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता तो ना तो मॉलिक्यूल होते ना कंपाउंड होते। दैट मीन्स एटम जो है, एटम मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। अगर करता है तो उसको हम एटम कह देते हैं, अगर नहीं करता तो उसे हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड कह देते हैं। सर आपकी ये बात ज़्यादा समझ नहीं आ रही, क्या बात कहना चाह रहा हूँ? एटम में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। एटम अगर अकेला एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या है, हमारी एलिमेंट्री स्टेट, जिसको हम लोग एलिमेंट कह देते हैं। और एटम में नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है,
एक एटम के साथ में कोई दूसरा एटम मिक्स हुआ है, दैट मीन्स कि एटम ने रिएक्शन शो करी है। देखो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनते कैसे हैं, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी चाहिए, हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म करा और बॉन्ड फॉर्म करके HCl बना ली। और मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन से मिली, बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन गैस बन गई। एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से मिली, बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन गैस बन गई। सेम ऐसे ही 8 सल्फर मिले आपस में तो S8 बन गया। कार्बन 60 टाइम्स कार्बन मिले तो हमारा C60 बन गया। कहने का मीन्स क्या है, जब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है तब तो वो उसकी एलिमेंट्री स्टेट पर होता है, अकेला, कोई और उसके साथ नहीं होता। H4 हाइड्रोजन, He4 हीलियम, N4 नाइट्रोजन, O4 ऑक्सीजन, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। और जब नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है, या तो मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा। और बेसिकली जब भी एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कहने का मीन्स क्या है, जब भी बॉन्ड बनेगा ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी। मीन्स जब बॉन्ड बनने की कोशिश करवाई जाएगी तब वहां पर हीट रिलीज होगी। हीट का मीन्स क्या, अगर मैं बात करूं कि एक्सोथर्मिक का मीन्स क्या है, जो यहां पर डेल H है, डेल H क्या है, हमारा हीट का सिंबल। जो हमारा चेंज इन हीट है इसे डेल कहते हैं, इस ट्रायंगल को डेल कहते हैं, डेल्टा, डेल्टा H, जिसका मीन्स क्या होता है, चेंज, चेंज इन हीट। अब इस चेंज का मीन्स क्या है कि जो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस है उसे ये डेल्टा कहते हैं। डेल H क्या है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी वेलोसिटी, डेल V। तो डेल V का मीन्स क्या है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करा गया है इनिशियल वेलोसिटी को। आपने डेल S पढ़ा हो सकता है, डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, S किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए। तो चेंज इन डिस्टेंस का मीन्स क्या है, फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस करना। इतनी बात समझ आ गई। तो डेल H, डेल H, H मीन्स टू से हीट, तो चेंज इन हीट क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए। क्या कहा गया, अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल H हमारा नेगेटिव होगा, डेल H हमारा नेगेटिव होगा। देखिए अब इस बात को समझाता हूं मैं। आप सब ने अपनी 10th क्लास के अंदर जब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा तब आपने इस कंसेप्ट को समझा था। एक्सोथर्मिक मीन्स टू से जो हीट रिलीज करती है, एंडोथर्मिक मीन्स टू से जो हीट यूज करती है। देखिए आपके पास में एक ग्राफ क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ग्राफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन में मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने रिएक्शन फॉलो करवानी है और मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है। और आप क्या देख पा रहे हो, रिएक्टेंट लो लेवल पे है, एनर्जी है ना इस तरफ, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। कहां है प्रोडक्ट, यहां है प्रोडक्ट। कहां है रिएक्टेंट, यहां है रिएक्टेंट।
तो इतना गैप कवर करवाना है ना। इतना गैप कवर करवाने के लिए मुझे इस रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो ये इस लेवल पे है एनर्जी के, और प्रोडक्ट इस लेवल पे एनर्जी के, और मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए मुझे इतनी एनर्जी को कवर करना होगा, और इतनी एनर्जी कवर कब होगी, जब मैं इसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है, और एनर्जी को प्रोवाइड करवाना ही क्या है, हमारा एंडोथर्मिक। मीन्स यह एनर्जी यूज करी जा रही है, एनर्जी यूज करी जा रही है। इसका मतलब क्या है, डेल एच क्या है, पॉजिटिव। डेल एच कौन था, हीट फाइनल माइनस हीट इनिशियल। यहां पर लो वैल्यू थी, यहां पर हाई वैल्यू है। मींस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर में से माइनस कर दूं स्मॉलर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वजह से मेरी डेल एच की वैल्यू एंडोथर्मिक में कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। एंडोथर्मिक के अंदर एनर्जी देनी पड़ रही है, पर फाइनल हीट क्या है, ज्यादा है। फाइनल एनर्जी कितनी है, ज्यादा है, लोअर इनिशियल एनर्जी से। अब आते हैं एक्सोथर्मिक पे। एक्सोथर्मिक का कंसेप्ट कैसा है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब एनर्जी दोबारा देखिए, किसकी एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है, हायर एनर्जी से लो पर आना है। किसी के अंदर हायर एनर्जी है और उसको लो पर आना है, दैट मीन्स उसको अपने अंदर से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, किसी का बहुत ज़्यादा वेट है। अब वो क्या चाहता है, मैं अपना वेट लूज़ कर दूं, एनर्जी लूज़ कर दूं, तो अब उसको डाइटिंग करनी पड़ेगी, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी रिलीज करवा रहा है ना। कहने का मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट से अब प्रोडक्ट में जाने के लिए एनर्जी को रिलीज करवाना होगा, और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी ही क्या है, एक्सोथर्मिक। और अभी अभी बताया डेल एच एक्सोथर्मिक में कैसा है, नेगेटिव। और क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, जो कि कौन है, इनिशियल। मीन्स H फाइनल माइनस H इनिशियल। H फाइनल क्या है, स्मॉलर, और H इनिशियल क्या है, ग्रेटर। नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर, इस वजह से कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। आया कंसेप्ट समझ कि एक्सोथर्मिक के अंदर हमारे पास जो डेल एच होगा वो पॉजिटिव होगा, और एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक के अंदर जो हमारा डेल एच होगा वो पॉजिटिव होगा, और एक्सोथर्मिक के अंदर हमारा जो डेल एच होगा वो नेगेटिव होगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एटम रिएक्ट करते क्यों है। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो 10th क्लास में 9th क्लास में हर एक बच्चे के मन में आता है कि सर हमारे एटम रिएक्ट करते ही क्यों है। हमने 118 एलिमेंट देखे, कंपाउंड और मॉलिक्यूल की बातें करी, इन्होंने रिएक्शन करी ही क्यों, ये आपस में रिएक्ट करते ही क्यों है। केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती सर अगर ये रिएक्ट ना करते तो आप सबके मन का जो ये क्वेश्चन है इसका सिर्फ एक ही आंसर है, हर एक एटम, हर एक सब्सटेंस जो अर्थ पर एग्जिस्ट होती है वो स्टेबल होना चाहती है। तो इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने ड्यूप्लेट, अपने ऑक्टेट, इन्हें कंप्लीट करने के लिए ही हर एक एटम रिएक्शन कर रहा है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बना रहे हैं। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, परेशान कर रहे हैं। क्लोरीन पे 1 कम है, तुम ले लो, बॉन्ड बन गया,
हो गए स्टेबल। दैट मीन्स हर एक एटम इस धरती पर अपने ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अपने आप को स्टेबिलिटी अटेन करवाना चाहता है, इसीलिए हर एक एटम रिएक्शन कर रहा है, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में भेज रहा है रिएक्शन के थ्रू। अब वापस कंसेप्ट पर आते हैं एटम के भी, कि अब हमने 9th क्लास में एक बात पढ़ी थी, अब ये भी कहा कि हर एक एटम रिएक्ट कर रहा है। यस, एटम ही वो सब्सटेंस है जो खुद को रीअरेंज करवाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर एटम ना हो तो रिएक्शन नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है। और बिना एटम के तो केमिस्ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती ना। क्या कहा गया 9th क्लास में, गोल्डन लाइन थी, दैट इज कि एटम रीअरेंज इटसेल्फ, एटम रीअरेंज इटसेल्फ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन। कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कौन रीअरेंज होता है? एटम। देखो, मान लीजिए कोई कंपाउंड है ABC और कोई दूसरा कंपाउंड है D। अब इधर क्या होता है कि प्रोडक्ट बन जाएगा, इनके अंदर के जो एटम है वो खुद को रीअरेंज करवाते हैं, इसको जगह देंगे। जैसे ABCD बन सकता है प्रोडक्ट, या फिर ADBC भी बन सकता है प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट, कहीं भी अरेंज कर सकता है इसे, DABC भी हो सकता है या फिर ABDC भी हो सकता है। कहने का मीन्स क्या है कि हमारी रिएक्शन के अंदर एटम खुद को रीअरेंज करवाता है। दैट मीन्स इस एटम के अंदर कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स इसके अंदर सब पार्टिकल्स हैं जो इसको रीअरेंज करने में भी मदद कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या चीज है फिर, है ना? हम एटम को पढ़ रहे हैं ना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब कौन है? ये इस एटम के ही सब पार्टिकल्स हैं। इन्हीं के बारे में, इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में अब हमें बात करनी है। दैट मीन्स अब क्या पढ़ना है हमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटम टॉपिक का। तो अगर मैं बात करूं हमारे एटम की स्ट्रक्चर की, बेसिकली हमारे एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर शेल है हमारे पास आउटर की तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिस शेल को हम ऑर्बिट भी कह देते हैं, मतलब वो पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमारा। दैट मीन्स कि हमारे एटम की जो स्ट्रक्चर हमें बताई गई है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इसके अलावा भी हमारे पास एक फोर्थ पार्टिकल आ चुका है जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जिसके बारे में भी स्टडीज चल रही हैं, अभी प्रॉपरली नॉलेज नहीं हुआ। हेइबेजन नाम है शायद इसका, इस पार्टिकल का नाम जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया उसे हेइबेजन नाम कहा गया। और ये कहा गया कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये बॉन्डिंग है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांधने वाली फोर्स है, उस फोर्स के अंदर ये पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है। और क्या कहा गया कि ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 2n² है। मीन्स अगर हमारे पास n शेल 1 है जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल K से डिनोट करने का मीन्स n की पावर 1, 1 का स्क्वायर 1, इस K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। n अगर 2 है तो ये हमारी L शेल है, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर n की वैल्यू हमारी 3 है, थर्ड शेल है, तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसे, और ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है। और n अगर 4 है तो हमारी लास्ट शेल कैपिटल N से डिनोट करी जा रही है,
और इसके अंदर हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे एटम के अंदर ऑर्बिट्स हैं, जिन ऑर्बिट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये कहा गया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा हमारे एटम के अंदर प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है, इसका मीन्स इसका नेट चार्ज क्या है, 0। दैट मीन्स हमारे एटम के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये दोनों ही इक्वल हैं। मीन्स अगर अब मैं एटम की डेफिनेशन दूं तो एटम वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है, और आउटर की तरफ शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। एंड ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, कलेक्टिवली इसको न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। ये हमारी एटम की डेफिनेशन है। दैट मीन्स कि एटम रिएक्शन के अंदर पार्ट कर रहा है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इसके साथ साथ एटम के पास न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे सब पार्टिकल्स हैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जैसे सब पार्टिकल हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सभी इंपॉर्टेंट बातों को जो कि हमारे जेईई के अंदर और आगे आने वाले कंसेप्ट्स के अंदर बार बार यूज़ होगी। अब अगर मैं बात करूं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पे, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल E नेगेटिव है, प्रोटॉन का सिंबल P पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो -1 है, प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज है वो +1 है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है। अगर चार्ज की बात करी जाए कूलम्ब्स की फॉर्म में, बेसिकली ऐसे यूनिट हमारी चार्ज की क्या है, कूलम्ब्स है। तो कूलम्ब्स की फॉर्म में अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो रिलेटिव चार्ज है जो दिखते ही पता लगता है कि उसके ऊपर कितना चार्ज होल्ड हो रहा है, पर जो एक्चुअल चार्ज उसके अंदर है, जिस चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज वही पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन का है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिकली जो हमारा न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं है। मास की बात करी जाए तो एटम का मास 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम है। अगर इस ग्राम को मैं केजीज में कन्वर्ट करूं तो 1000 से और डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 1000 से डिवाइड होने का क्या मतलब है, 28 हमारा 31 हो जाएगा। प्रोटॉन के मास की बात करूं तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स की फॉर्म में है, केजीज में यही 27 हो जाएगा। और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम है, और अगर केजीज में बात करेंगे तो 27 हो जाएगी वैल्यू। कंपेयर, कई बार कंपेयर आपको समझना हो तो कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो सिमिलर है, पार्शियली सिमिलर है, बहुत कम सा फर्क है। यहाँ 1.673 होता है, यहाँ 1.675 है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग सिमिलर है, पर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करा जाए तो ये बहुत 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 ज़्यादा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हमारे तीनों सब पार्टिकल्स का। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। आप वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं। लास्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। तो अगर अब बात करूं मैं एटम की रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पास जो एटम है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे। ये हमारा बेसिकली
एटॉमिक नंबर है एंड ये हमारा मास नंबर है। आप सभी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल मास वाला है, दैट मीन्स मास नंबर फिर किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वजह से है। और एटॉमिक नंबर कौन होता है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के नंबर की, तो हमारे पास में जो एटम है वो न्यूट्रली ज़ीरो या फिर नेट चार्ज ज़ीरो होता है। मीन्स बेसिकली बात करी जाए तो एटम का जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, उसके अंदर किसी भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, और नेट ओवरऑल चार्ज ज़ीरो है, दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है और ओवरऑल चार्ज ज़ीरो है। कहने का मीन्स क्या है कि हमारे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एंड आप एक बात देख पा रहे हैं, हमारा जो मास नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं तो हम प्रोटॉन पता कर लेते हैं, पर बात आती है अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रॉन पता करके बताओ, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना है? अपने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर, पर इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन में से प्रोटॉन कैंसिल, बचा कौन? न्यूट्रॉन। दैट मीन्स अगर आपके पास न्यूट्रॉन निकालने के लिए कंसेप्ट आता है तो आप A माइनस जेड केस को यूज़ करेंगे। आपको एटॉमिक नंबर पता होता है, आपको मास नंबर मिला होता है, अगर रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो हमें सिंबल दिखाना है। पहले X हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, और दिस वन इज़ मास नंबर। आई होप हमारी ये जो एटम की सीरीज, आई होप हमारी जो ये एटम की एक्सप्लेनेशन है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें जो हमने चार्ज और मास के बारे में बताया ये हमारा आगे यूज़ होगा, और जो हमारा डेंसिटी वाला कंसेप्ट है उससे भी कभी कभार जेई के अंदर क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत बढ़ाते रहिए, क्योंकि यही आपको सक्सेस करेगा। जो लोग बेसिकली ये कहते हैं कि सिर्फ 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, पागल मत हो, ईज़िली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 15 घंटे की पढ़ाई कम से कम ज़रूरी है, 18 घंटे की पढ़ाई कम से कम ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। वो लोग अब अचीव कर चुके हैं तो इसलिए वो सिर्फ आप लोगों को भटका रहे हैं। अदरवाइज़ जो ये यूपीएससी वाले हैं या फिर जेई वाले हैं, ये लोग कमरा बंद करके ऐसे ही नहीं पढ़ते रहते। 18 घंटे की पढ़ाई, 15 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कुछ गलती मिल रही है तो उन्हें कमेंट ज़रूर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एजुकेशन जर्नी। थैंक यू।